as sodium hydroxide is converted back to alcohol and तो हाइड्रोजन 6 होगा। लेके जाने वाले हैं फोर्थ चैप्टर कि किस किस की जबान काटोगे जो ना समर्थ ना समझ और निठल्ले हैं, वही कुत्ते की तरह तुम पर भौंकते हैं। और किस किस की जबान काटोगे, चौराहे पे भौंकने वाले 50 बैठते हैं। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। मेरा नाम है अमन सिंह नायक। आज हम लोग लेके जाने वाले हैं फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैक्सिमम 1 आवर 10 मिनट्स में इस चैप्टर का अच्छे से एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे वन शॉर्ट वीडियो में। एंड साथ में आपको बना देंगे इस टॉपर, इस क्लास का टॉपर, इस चैप्टर का टॉपर। और आप आसानी से इसमें के क्वेश्चन 90-95% आराम से कर लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के हम गीता के श्लोक से, अध्याय 3 श्लोक नंबर 21 हमारा बोलता है कि यदाचरित श्रेष्ठते देवे तरोह जनः सा यत् प्रमाणम क्रूते लोकस्तदेदनुवर्तते। गीता के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 21 में बोला गया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं आगे आने वाले टाइम में उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं, और जो अच्छे लोग बताते हैं उदाहरण के रूप में, उन्हीं लोगों को आने वाले टाइम में बोला जाता है, उन्हीं लोगों को फॉलो किया जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कुछ भी कर्म कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने कर्मों को करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला टाइम, आने वाले आपकी जनरेशन उन्हीं चीजों का अनुसरण करेगी। इसलिए अगर आप अच्छे रहोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रखा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेसिक क्लास रहने वाली है 1 घंटा 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट्स की। मैक्सिमम 60 to 70 मिनट लेके जाएंगे और एक इतने में पूरा का पूरा चैप्टर का एकदम अच्छे से पोस्टमार्टम कर देंगे। आपको कुछ नहीं आता, मैं एकदम मान के चल रहा है, इसीलिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, कार्बन क्या होता है, और एकदम एंड तक जाएंगे। और उसके बाद आपसे अगले क्लास में क्वेश्चन कराएंगे और देखेंगे कि आपको कैसे नहीं आता ये चैप्टर। एक लड़के ने तो इतना कमेंट किया, भैया फोर्थ चैप्टर लाओ। मैंने कहा भाई रुक जा, क्योंकि मुझको यूपी बोर्ड भी देखना रहता है, हिंदी मीडियम बिहार वालों को भी देखना है। भैया एक लड़का तो बोला भैया बिहार बोर्ड नहीं लाए ना तो मैं तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ के तेरे से निवेदन, बहुत मेहनत करके आया हूं, अनसब्सक्राइब मत कर, मैं कर रहा इंतजाम। तो 1 घंटा अब यूपी और बिहार बोर्ड को डेली दूंगा, और साथ में 1-1.5 घंटा सीबीएसई बोर्ड को। इतने में आप लोग का भी हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरी भी तैयारी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन के बारे में जान लो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक वर्ड जानो सबसे पहले आप लोग कार्बन के बारे में जान लो। देखो कार्बन मींस होता ही है कि हमारे बेसिक लाइफ में जो हम लोग यूज आजकल कुछ भी कर रहे हैं सब में कार्बन है। ठीक है, तो अगर कार्बन के बारे में आप लोग देखोगे, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट फाउंड इन 0.02% इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड 0.3% इन फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये मिनरल्स में कितना मिलता है भैया, 0.02%। सारे के सारे मिनरल्स में हमारा कार्बन है, और साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परसेंट रहता है, 3%। अब अगर कार्बन के बारे में थोड़ा सा और जानना है मित्रों, तो आप लोग नॉर्मल सा जानो, सिंपल सा। अगर कोई कार्बन के बारे में और पूछ ले भैया कि कार्बन है क्या, तो बोलो भैया ये एक नॉन मेटल है। अभी प्रॉपर्टी देखेंगे, ये एक नॉन मेटल है जो हमारी डेली लाइफ में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल एलिमेंट है जो हमारी डेली लाइफ में पाया जाता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो कार्बन अगर आप देखोगे तो मिनरल्स में कितने परसेंट होता है, 0.2%, एंड साथ में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में कितना, 3%। मतलब अपने आसपास में कार्बन है। आप बने हो तो कार्बन से, आप जलोगे तो कार्बन से। कार्बन हर जगह पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। सारे के सारे लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो किस में बेस्ड हैं, कार्बन पे बेस्ड है, क्योंकि सारी चीजें कार्बन से ही बनी है। हमारे डेली लाइफ में कार्बन ना हो तो चीजें सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपल सा, हाइड्रोकार्बन कोई भी होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है तो वो हाइड्रोकार्बन आएगा। अभी इस ना देखते चलो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किसमें से डिराइव होते हैं, हाइड्रोकार्बन से, एंड साथ में। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट में
कार्बन के बारे में बेसिक ये हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कहां कहां पे कार्बन यूज होता है। जैसे देखो, द लिस्ट गिवन बिलो इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। जो कार्बन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, क्योंकि भैया मैंने पहले ही बोला कार्बन के बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है बट उतना बहुत हमको अलग चीजें तामझाम करना पड़ेगा, उतना मत जानो, ठीक है। जैसे हमारे कार्बन कंपाउंड कहां कहां पे, सबसे पहला तो आ जाता है फूड्स में, जैसे स्टार्च है, शुगर, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, सब में कार्बन है। दूसरा जो हम लोग निकालते हैं वो हो जाता है वुड है, कोल है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, जो हम लोग निकाल रहे हैं लिक्विड में। उसके बाद आ जाता है हाउस होल्ड इन कमर्शियल आर्टिकल्स, पेपर, सोप, कंसिस्ट, जो भी जलाने पे, जैसे हम लोग पेपर ओपर है, सारी चीजों में ऑयल है, पेंट्स है, सारी चीजों में कार्बन है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है टेक्सटाइल फैब्रिक्स, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, लाइनेन है, रेयन है, नायलॉन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब रेयन दे देता है, फिर और पॉलिस्टर दे देता है, तो कभी उसमें आप अगर रेयन दिया है या फिर आपका नाइलॉन दिया है तो आप इसमें मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, मैं क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, इसमें आप रिवीजन करो आराम से वन शॉट में पूरा, फिर अगली क्लास ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, उसी से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। पहले तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट आ जाता है ड्रग्स, जैसे हमारी दवाइयां होती हैं उनमें सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है। सल्फा ड्रग्स, क्वाइनाइन, ऐसे करके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइजन्स में होता है, फिर एक्सप्लोजिव जो फटने वाली चीजें रहती हैं, उसके बाद डाइस आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है वार गैसेस, कुछ ज्यादा ये वाला ये जो है ना एक्सप्लोजिव वाला, ये लोग को पाकिस्तानी ने सीरियस लेके पढ़ रखे हैं भाई, क्योंकि एक्सप्लोसिव ज्यादा ही कार्बन से लोग बना रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पर आ जाता है कोवेलेंट कंपाउंड, आप लोग जान गए। अब इनके बीच में जिस वे से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन जाने के प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। क्योंकि भैया उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हो रही है तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप अपने दोस्त को, आपने के दोस्त ने बाइक मांगी, स्कूटी मांगी, फोन मांगा या किसी का नंबर मांगा, आप कहीं से खोज जुगाड़ करके दे देते हो ना। रीजन क्या है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है तभी चीजें शेयर हो रही हैं, तभी आप लोग एक कंपाउंड बने हो, एक मित्र बने हो। यहां भी सेम चीज हो रहा है कि भैया इनके बीच में मित्र तो है, बॉन्डिंग है ना, तभी तो आदान प्रदान होगा। और जो आदान प्रदान होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। किसकी वजह से होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये थोड़ा सा जान लो भैया, होता क्या है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमारे लास्ट ऑर्बिट में होने चाहिए, तो आपका जवाब होगा, बोलो कमेंट करके बताओ कितने चाहिए। तो भैया लाइव में बात होगा तो 8 चाहिए, अभी तो बता दे रहा कि चलो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं। अब किसी किसी के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। जैसे एक नॉर्मल सा ले लेते हैं, क्लोरीन ले लो, ठीक है। क्लोरीन का लोगे तो कितना है, क्लोरीन का सिंपल सा अगर लोगे तो 287, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, लास्ट में कितना है, 7 है। और स्टेबल उसका लास्ट सेल है, उसको स्टेबल करने के लिए उसको कितना नीड पड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का नीड पड़ रहा है। तो अब वो 1 कहीं से लेगा तब वो 8 बनाएगा और स्टेबल हो पाएगा, तभी वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ नया बनाएगा। आपका दोस्त है, अब आपका दोस्त का घर बसना है तो किसी की हेल्प लेगा, किसी से उधारी लेगा, पैसे लेगा, फिर शादी होगा, फिर वो एक नया चीज फॉर्म करेगा, मतलब गृहस्थ वाला जीवन। ऐसे यहां होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है ना क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन को, और 1 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए वो जो उसके बीच में बॉन्डिंग क्रियाकलाप कर रहा है वही क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। आई होप समझ आ गया होगा। समझ आया तो कमेंट करो, नहीं आया तो नो लिखो, मैं फिर से बना के वीडियो डालूंगा। लेकिन जब तक नहीं समझ आएगा तब तक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। होता क्या है, एक मेटल है, उसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब तक 8 नहीं हो जाते, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक तो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा तो इधर उधर घूमता रहेगा, किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा और रिएक्ट ना कर पाएगा। इसी वजह से रिएक्ट करने के लिए उसको अपने लास्ट वाले ऑर्बिट को, ये जो लास्ट वाली ऑर्बिट है, इसको उसको फुलफिल करना होगा। कितना, 8 करना होगा। 8 करने के लिए वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, और उधार लेने वाले प्रोसेसवा को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट
बॉन्ड बोलते हैं, यही बॉन्डिंग बना के उधार लेगा। जैसे आपको इस समय तो बहुत ज्यादा चल रहा है, आपको किसी से दोस्ती करनी रहती होगी, हाँ समझ गए होगे, तो आप कुछ लोग जैसे दिखाते हैं फिल्मों में, चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे कर, तो हमको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी उसके घर में, तब जाके रिश्ता पक्का होगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग का शादी नहीं होता ना, तो समझ सकते हो, कुछ लोग भाई आजकल तो 10th वाले बच्चे बहुत ही आगे निकल गए। ठीक है, बस इतना जानो, सिंपल सा, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है एक या एक से ज्यादा पेयर पे, तब उसे क्या बोलते, तब वहां पे क्या फॉर्म्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एक नॉर्मल सा देख लेते हैं, यहां पे था, ठीक है, हम पानी का देख रहे हैं ना भैया, तो सिंपल सा H2O ले लिया, क्या लिया, H2O लिया। अब H2O में होता क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस देखोगे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस, होता है 26। कितना होता है, 26, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। अगर आप लोग 10th में हो, अगर आपको आगे फ्यूचर में कुछ करना है, तो आपको 30 50 तक के, 30 तक के तो पूरे रटे होने चाहिए एलिमेंट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सिलिकॉन बेरिलियम बोरान, पूरा 30 तक याद कर लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है उनको याद कर लो। अब कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में क्या बोलते हैं कि भैया ये जरूरी नहीं है, तो हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमको आती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है ना, तभी हम लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन दे पाते हैं, डाल पाते हैं लोगों पे, और साथ में उसी से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हम पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाते हैं। नहीं, धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम आने लगती है तो हम कटने लगते हैं स्टडी से। इस वजह से आपको 30 तक एलिमेंट रट के बैठ जाओ, आपका नया मोड़ आ जाएगा पढ़ाई पे। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखोगे तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 26। अब इसमें लास्ट में कितना जरूरत पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसको 2 ठो पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, 2 ठो पड़ रहा है। अब हाँ, एक चीज यहां पे जानो कि अब मैंने ये तो बोल दिया कि ईच एलिमेंट लास्ट ऑर्बिट नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबल दैट सेल, लास्ट सेल या लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, लास्ट वाली जो ऑर्बिट है, लास्ट वाली सेल को उसको इक्वल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन एक दो के एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में भैया एक का इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 में ही स्टेबल हो जाता है। कितने में, 2 में स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये इस धरती पे इसको हर चीज में अपवाद ही माना गया। तो हाइड्रोजन के छोड़ के सारे में फिर हमको लास्ट वाली अगर ऑर्बिट को स्टेबल करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते, हाइड्रोजन को छोड़ के। तो हमको ऑक्सीजन लिया था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, स्टेबल करना था, लास्ट में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम लोगों ने जब हाइड्रोजन था तो H2O बना। अब O इसमें करता क्या है, O है, अगर इसका ऑर्बिट देखेंगे तो इसमें 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसकी बाहर वाली ऑर्बिट देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो ये हाइड्रोजन से 1 ले लेगी और हाइड्रोजन के बीच में एक शेयर हो जाएगा। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को कितना चाहिए रहेगा, हाइड्रोजन को चाहिए रहेगा 2, एक यहां पे जैसे है और यहां पे एक ऑक्सीजन है, तो एक इधर ये चला जाएगा और साथ में एक इधर से बॉन्डिंग हो जाएगा, और एक इधर ये हाइड्रोजन एक यहां पे हो जाएगा। उस ऐसे करके इनके बीच का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन वाला इसके लिए बॉन्डिंग बना देगा ऑक्सीजन वाला, और ये हाइड्रोजन वाला इसके लिए बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, अब ऐसे करके इधर से और इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो यहां पे हमारा बन जाता है H2O, और इनके बीच में हो जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। जैसे नॉर्मल सा देख लो, ये यहां पे जुड़ गया, यहां पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे कितना लास्ट में 6 है, यहां पे एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ गया, ये यहां पे जुड़ गया, तो हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया और ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। देखो ना यहां पे, यही तो समझाया। अब ना समझ आए तो बताना, मैं फिर से समझाऊंगा, बट समझाऊंगा। ठीक है, अरे भैया तू क्यों स्लो चला, ऐसे देखो, वहां पे नहीं समझ आया फिर समझा रहा। जैसे देखो, ऑक्सीजन नॉर्मल सा था, ये ऑक्सीजन का एक नॉर्मल सा एक ये ऑर्बिट है, एक थोड़ा प्यारा सा बना देते हैं, एक ऑर्बिट ये है। अगर इसमें देखोगे तो इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में कितना है, 1 2 3 4 5 6 ये है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन में कितना है, एक हाइड्रोजन यहां पे था, हाइड्रोजन यहां पे था, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे है। ये वाला हाइड्रोजन यहां पे चला गया और यहां पे क्या बना लिया, यहां पे H, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के ये एक बॉन्डिंग बना लिया, यहां पे एक हाइड्रोजन आ गया और यहां पे बॉन्डिंग बना ली। ऐसे करके H2O बन जाता है और साथ में इनकी ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट भी फुलफिल हो जाती है
और यहां से स्टेबल हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जानो कि कार्बन्स एंड बॉन्डिंग। तो सिंपल सा कार्बन के बारे में अगर थोड़ा सा जानोगे भैया तो मैं ही बता दे रहा, पहले ही बता दिया। अगर कार्बन की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप देखोगे तो कार्बन के बारे में थोड़ा जानो। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल, नॉन मेटालिक है। ठीक है, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मित्रों? एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ भैया कितना होता है? 6 होता है। अब इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आता है? 2 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा हो कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी वही जो लास्ट वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा फुलफिल करने के इलेक्ट्रॉन की नीड थी, वो वैलेंसी है। कुछ में अभी आगे चल के पढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा सा नहीं वो हो जाएगा। बस इतना जानो कि यहां पे कितना है? 4 है। यहां पे 4 है, इसको 8 बनाने के लिए कितना जरूरी पड़ेगा? 4। तो वैलेंसी कार्बन की क्या वैलेंसी हो जाएगी? वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो गई? 4। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है कि कार्बन एक नॉन मेटालिक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, जो कि जस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का। साथ में इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। इतना जानो। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ है। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसके इट शेयर्स दीज विथ अदर एटम्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपनी लास्ट वाली ऑर्बिट को। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जैसे यहां पे देख लो, एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, यहां पे ही देख लो, ये एक कार्बन ये है, और यहां पे हम चारों साइड से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। एक यहां पे, 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 एक यहां पे। इलेक्ट्रॉन में कितना? कार्बन को हम 4 चाहिए तो 4 यहां से मिल गए। अरे भैया अगर थोड़ा सा डाउट है तो मैं बना दे रहा डायग्राम। यहां पे देखो, जैसे हमारा एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये था। हम एक नॉर्मल सा अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C2H6 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक C था, एक C था, यहां पे एक H जोड़ दिया, एक यहां पे H जोड़ा। रीजन क्या था? एक यहां से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयरिंग हुआ, और एक यहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो कार्बन को कितना चाहिए था इलेक्ट्रॉन? 4। एक इधर से फुलफिल कर लिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। जो 4 की नीड थी उसकी फुलफिल हो गई, कार्बन एकदम फ्री हो गया। ये वाले कार्बन को भी 4 चाहिए, 1 2 3, और साथ में इधर से चौथी कर रहा, ऐसे करके फुलफिल हो गया। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है, भैया कितना लिख गया? बहुत लिख गया क्या? ठीक है, इतना सब आई होप इतना समझ आ गया होगा। देखो मैंने जो पीपीटी बनवाई है थोड़ा सा ध्यान में रख के बनवाया है कि एक जोड़ते हुए इंटरकनेक्ट करते हुए आगे चैप्टर को ले जाऊं, क्योंकि सबका अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मेरा थोड़ा सा वो है कि अलग है। मैं सोचता हूं कि एकदम बेसिक से ले चलूं और उसके बाद तुम लोग को सारा चीज क्लियर करो। तो जैसे हमारा पहले जानो कार्बन एंड बॉन्डिंग। कार्बन के बारे में आपने थोड़ा सा जाना, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बॉन्डिंग के बारे में। भैया जी बॉन्डिंग क्या जानते हैं? बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, बॉन्डिंग कितनी होती है? बेसिकली 3 टाइप की होती है। जैसे पहला तो हम लोग देखेंगे कि सिंगल बॉन्डिंग, एंड उसके बाद देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि सिंगल बॉन्डिंग, पहले सिंगल बॉन्ड जब सिंपल सा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता के समझा दे रहा। जैसे नॉर्मल सा अगर हम सिंगल बॉन्ड समझ रहे हैं कि क्या समझ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड समझ रहे हैं। अगर हम सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देखेंगे, व्हेन a single pair of electrons is sharing between atoms, that is known as a single bond, then it formed single bond। ऐसे कह सकते हो, या ये कह सकते हो when single pair of electron share between atoms then it's form single bond। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2, क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे, अभी आगे आता है डॉट स्ट्रक्चर, वो भी पढ़ा रहा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन में ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। हाइड्रोजन में लास्ट में क्या पूरे के पूरे हाइड्रोजन में एक एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर क्योंकि एक का होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे?
कुछ नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था, अरे भैया काहे कर, अब एक इधर से ले लिया और इसके लिए भी फुलफिल हो गया, यहां पे पूरा बना लिया और साथ में ये इधर भी पूरा बना लिया, एक इधर से शेयर कर लिया एक, तो ये बेसिकली H2H2 के बीच में बनते हैं। नॉर्मल से जो जिस सेम के साथ जो बनता है वो सिंगल बॉन्डिंग। जैसे नेक्स्ट हमारा आ जाता है Cl2 ले लो, ठीक है। Cl2 का कितना होता है 17 होता है, लास्ट में 7 चाहिए रहते हैं, सिंगल का बॉन्डिंग हो क्योंकि लास्ट में 7 रहेगा। Cl है, यहां से देखो Cl का इधर देख लो, जैसे ये Cl है, अब यहां पे देखो 1 का 2, ये 6 हो गया, एक यहाँ पे 7 ये रहता है, लास्ट में 7 है क्योंकि अगर इस क्लोरीन का देखोगे तो 287 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए यहाँ पे एक क्लोरीन और ले लो, ऐसे 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 ये जो ऐसे, और एक यहाँ पे साथ में बॉन्डिंग आ जाएगा, तो ये वाला भैया इन दोनों से बॉन्डिंग बना लेगा और इनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग बन जाएगी। तो सिंपल सा है, जो सेम एलिमेंट है जैसे H2 C2 At जो भी सारे हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्डिंग। ये देख लो। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया। अब इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो 16 होता है, बट एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका करोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अभी से सीख लीजिएगा, नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि ये 11th-12th में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है अगर आपका ड्रीम कुछ भी करने का, क्योंकि बेसिक चीजें हैं ये आपको आना चाहिए। अगर सोच रहे हो कि ना इसे स्किप करके बच सकते हो तो नहीं बच पाओगे, तो ये आना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ, बहुत बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैंने बोल दिया कि अगर आपको डाउट है तो शर्माना मत, कमेंट कर देना, वीडियो बना के डाल दूंगा, समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किसका करेंगे तो लास्ट में क्या आता है 2 6, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा भैया 6। अब जब इसका 6 है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए फुलफिल करने के लिए, 2 ठो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, तब फुलफिल होगा। तो अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पे लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 का 2, लेकिन अब यहाँ पे फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे भी देख लो ये और यहाँ से फुलफिल कर लो। तो भैया ये क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्डिंग बना लेंगे। तो सिंपल सा जो डबल बॉन्डिंग बनती है किसके बीच, व्हेन अगर कोई डबल बॉन्ड का फॉर्मूला कुछ भी डेफिनेशन आपको पूछे, डाउट है, तो सिंपल सा व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स देन इट इज नोन एज अ डबल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में O2 ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में आपका नाइट्रोजन आता है। जब आपका सिंपल सा 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का 3 पेयर का शेयर हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन का समझा दे रहा मैं, नाइट्रोजन का देखो, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डिंग नॉर्मल सा देखो, जैसे हम नाइट्रोजन का ले रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे EC कितना होगा गाइस 2,5। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कितना इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है लास्ट वाली ऑर्बिट को स्टेबल करने के लिए, 8। 3 अचीव करेगा तब होगा। तब होता क्या है, नाइट्रोजन हमने लिया और 1 का 2 3 4, इधर एक 5, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का सही शेयरिंग चाहिए रहता है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ से शेयर कर लेगा और एक यहाँ से, ऐसे करके कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसी बॉन्डिंग बना लेगा। सिंपल सा ट्रिपल बॉन्डिंग का कुछ ऐसा हो जाता है। इतना जानो कि जब 3 पेयर्स का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है देन इट इज फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कुछ इनकी प्रॉपर्टियां जानो कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि आपने ये जान लिया कि कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग जान ली, कोवैलेंट कंपाउंड जान लिए, साथ में आपने बॉन्डिंग जान ली कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तब क्या होता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। जब भी किसी चीज की प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी, आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अगर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, साथ में ये किस पे अप्लाई होते हैं, यही सारे के सारे हम उसकी प्रॉपर्टियों में पढ़ते हैं, किन के बीच में बनते हैं, यहीं से। और ये जब बेसिक चीज हो गया ना आपके दिमाग, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तब भी आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे
अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच में फॉर्म्ड होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये हमेशा फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, ये किसके किसके बीच में फॉर्म्ड होते हैं, नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म्ड होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत लो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो रहता है, मतलब आसानी से ये पिघल जाएंगे। इन ये ज्यादा वो नहीं रहते, क्या नहीं रहते, स्टड बॉय, स्टड बॉय बोले तो सख्त लौंडा नहीं रहते ये लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, और बहुत जल्दी जो पिघल जाते हैं उनका बहुत बुरी तरीके से कटता है। तो अगर आप भी उनमें से आते हो जिसका बहुत जल्दी पिघल जाता है, तो भैया छोड़ दो पिघलना, क्योंकि कहते हैं ना बुलाती है मगर जाने का नहीं तो फिर बहुत गंदे केसेस आते हैं। तो भैया ठीक है, ये बहुत इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, आराम से पिघल जाएंगे, आराम से वेपर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टर कैसे होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, बहुत नॉर्मल से कंडक्टर होते हैं, बहुत हाईली वो नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर कुछ इसमें छूट तो नहीं रहा, बस हो गया, ये हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी पूछे, अगर कभी भी प्रॉपर्टी 1-2 नंबर में आए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, देन पहला इट फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स, पहला हो जाएगा। दूसरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, और कंडक्टर बहुत लेस कंडक्टिविटी होती है इनके अंदर, मतलब करंट उतना आसानी से लोग पास नहीं करा पाते, क्योंकि भैया पहला वर्ड आ गया है, नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म्ड हो रहे हैं। नॉन मेटल के बीच में फॉर्म्ड होंगे तो क्या ही कंडक्टर होंगे, बहुत ही लेस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। होता क्या है, देखो कार्बन में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टियां हैं, तभी हम लोग कार्बन को एक चैप्टर बना के कंप्लीट पढ़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, अगर कार्बन अदर एलिमेंट की तरह होता या अदर नॉन मेटल की तरह होता तो हम कार्बन को एक प्रॉपर चैप्टर की तरह ना पढ़ते। और वर्सटाइल मींस होता ही है कि मल्टीपल, एक ऐसी चीज है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है या नॉन मेटल है जिसके मल्टीपल फीचर्स होते हैं। जैसे ये सबसे पहली बात, तो इसमें 2 फीचर्स इसके मेन है जो होते हैं, पहला होता है हमारा कैटनेशन का और दूसरा होता है हमारा टेट्रावैलेंसी का। पहला हमारा होता है कैटनेशन पहला होता है हमारा कैटनेशन का, दूसरा होता है हमारा ये टेट्रावैलेंसी अपने ऊपर फॉलो करता है, या ये टेट्रावैलेंसी को फॉलो करता है। कैटनेशन मींस होता है एक कार्बन की एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, और वो चेन कैसे भी हो सकती है, जैसे ऐसे 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 कार्बन कार्बन कार्बन। अब वो साइक्लिक चेन भी हो सकती है, साइक्लिक चेन भी हो सकती है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है कैसे, और ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहां पे कार्बन यहां पे कार्बन, ऐसे करके ये भी कार्बन एक बना सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स हैव अ कैटनेशन। इसमें कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये एक लंबी कार्बन की चेन बना सकता है। और यही फीचर्स हैं कि हम लोग पूरा का पूरा कार्बन का एक चैप्टर ही पूरा पढ़ते हैं, और एक चैप्टर दिया गया है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के पास ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टियां सारे एलिमेंट्स अलग कर देती हैं, जो इसको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाने पर मजबूर कर दी है। तो पहला होता है कि कैटनेशन। कैटनेशन मीन्स होता यह कि ये कार्बन की एक अपनी बड़ी सी चैन बना सकता है, और वो चैन कैसी भी हो सकती है, ये तो मैं नॉर्मल से एक बना दिया, ये ब्रांच चैन भी बना सकता है। अगर देखोगे तो ये ब्रांच चैन हो गई, ये ब्रांच चैन बना सकता है, ये एक नॉर्मल सी चैन बना रहा है, उसके बाद साइक्लिक चैन बना रहा है, ऐसे करके ये बहुत सारी चैन बना सकता है। तो कैटनेशन में क्या हो जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन वन अदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटनेशन। पहला हो गया कैटनेशन। दूसरा हमारा आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये चारों वैलेंसी में चारों साइड से अलग अलग एटम को ऐड कर सकता है। जैसे यहां पे आप हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, यहां क्लोरीन ऐड कर सकता है, यहां फ्लोरीन अलग ऐड कर सकता है, ऐसे करके हर जगह से वो एक अलग एटम को ऐड कर सकता है। इट मींस मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट के साथ ये अपनी बॉन्ड की शेयरिंग कर सकता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी तो नॉर्मल सा भैया 4 है, लेकिन ये अपने हर एक बॉन्ड के साथ एक अलग एलिमेंट को स्टेबल कर सकता है, बॉन्ड शेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, यहां पे कुछ और लगा लिया ऐसे। ठीक है, अब
इसके साथ साथ में ये मल्टीपल टाइप्स के बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, आल्सो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इनफैक्ट ये ट्रिपल बॉन्ड तक बना लेता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं वर्सेटाइल प्रॉपर्टी या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के ये जो दो नेचर हैं, कैटनेशन का और टेट्रावैलेंसी का, ये ही कार्बन को सबसे अलग करते हैं और इसी की वजह से कार्बन का पूरा एक पूरा चैप्टर है और जिसकी वजह से हम कार्बन को इतना डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इतना तो पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सो इट्स कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। और कार्बन के ये क्या करता है, ये 4 कार्बन के साथ भी बना सकता है। अगर यहां पे नहीं लिखा तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ भी 4 ऐसे कार्बन, ऐसे ऐसे, इसमें ये चारों में कार्बन जोड़ सकता है। ठीक है, अगर ये चाहे तो एक में हाइड्रोजन, एक में क्लोरीन, एक में फ्लोरीन, एक में कार्बन, ऐसे भी जोड़ सकता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो। ठीक है, जैसे यहां पे एक कार्बन है, इसमें टेट्रावैलेंसी है, तो अगर ये चाहे तो यहां पे कार्बन जोड़ सकता है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन। लेकिन अगर ये चाहे तो ये चारों में अलग अलग, जैसे एक साइड इसने हाइड्रोजन जोड़ लिया, एक साइड इसने क्या जोड़ लिया, फ्लोरीन जोड़ लिया, या एक साइड इसने Cl जोड़ लिया, एक साइड पे इसने क्या जोड़ लिया, कार्बन जोड़ लिया। तो ये मल्टीपल एटम्स या मल्टीपल एटम्स शेयर कर सकता है मल्टीपल एलिमेंट के बीच में। इसी वजह से इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी होती है। ठीक है, सो इट्स कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। ठीक है, मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है। अब अगर हम कुछ और देखते हैं, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे देखो। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट। किसके किसके साथ कर सकता है, तो अगर देखना चाहोगे तो ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ एंड अदर के साथ कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर इसका वर्सटाइल नेचर क्या होता है कि इसमें कैटनेशन होता है, कैटनेशन की वजह से एक कार्बन की एक लंबी चेन बना लेता है, वो ब्रांच चेन भी हो सकती है, साइक्लिक चेन भी हो सकती है। अब टेट्रावैलेंसी भी फॉलो करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज सच। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहीं से हमारा बेसिक शुरू होता है। जैसे हमारा एक कार्बन तो हो गया सैचुरेटेड है, एक है अनसैचुरेटेड। बट हम कैसे पता करेंगे, एक एलिमेंट देखा हमने और हम कैसे पता कर सकते हैं भैया कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो सिंपल सा, एक ही हमारा जो सैचुरेटेड में आता है, सिर्फ एक आता है, एल्केन्स जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हो, तो जो एल्केन है मतलब CN, अगर इसका देखोगे तब बड़ा गोला बन जाता है ना कि उसके बाद लिखने में दिक्कत होता है। तो अगर यहां पे देखोगे तो सैचुरेटेड में अगर देखोगे तो सबसे पहले इतना जानो कि हमारा कार्बन है 2 टाइप्स में, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अगर हम देखेंगे तो एक हो रहा हमारा एल्केन, एक होता है हमारा एल्केन हो जाता है, एक एल्कीन एक एल्काइन। अगर एल्केन लेंगे तो ये सैचुरेटेड में है, ठीक है, ये सैचुरेटेड में है, और ये जो दोनों हैं ये अनसैचुरेटेड में। ठीक है, एल्केन्स जो हमारे होते हैं, तो अगर इसका लिखोगे CnH2n+2, ये हो गया हमारा नॉर्मल सा सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में कौन कौन से हैं, एल्कीन्स है और एल्काइंस है और एरोमेटिक्स है। एरोमेटिक अभी इतना नहीं है तो इसका जानो। एल्कीन्स का क्या हो जाता है हमारा CnH2n, ये हो जाता है हमारा एल्कीन्स का, और एल्काइंस का क्या हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, ये हो जाता है CnH2n-2 और CnH2n। अगर कभी, अब नॉर्मल सा, अब पहचानोगे कैसे? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया पहचाने कैसे कि ये सैचुरेटेड वाला कार्बन है या अनसैचुरेटेड वाला? तो सिंपल सा, अगर एल्केन है, एल्केन मतलब कार्बन है और उसके डबल पे 2 ऐड करके हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर सैचुरेटेड होगा तो जैसे हम सबसे पहले हमको पता है भैया कि एल्केन है, एल्केन। ठीक है, एल्केन हम लोग अगर लेके चल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है CnH2n+2। तो ये क्या है, एल्केन्स है, सैचुरेटेड है। पहचानेंगे कैसे? सिंपल, हमारा जो कार्बन का रेशियो होगा वो इसका n का डबल में 2 ऐड रहेगा। जैसे अगर हम लोगों ने कार्बन लिया 2, ठीक है,
कार्बन हमने 2 लिया और हमने हाइड्रोजन कितना ले लिया, 6 ले लिया, तो ये कैसा होगा, सैचुरेटेड में आएगा या अनसैचुरेटेड में? सैचुरेटेड में आएगा। इट मींस ये कौन सा है, सैचुरेटेड का एल्केन्स है। बस हो गया, क्योंकि देखो इसका 2 है और इसका 2 का डबल क्या होगा, 2 का डबल 4 होगा और 4 में 2 ऐड कर दिया 6 हो गया। तो कार्बन तो 2 है और इसका डबल प्लस 2 6 है, C2H6। इट मींस ये कैसा है, ये एल्केन्स है और सैचुरेटेड में है। अगर यहीं पे अगर हमारा नॉर्मल सा या तो डबल हो या डबल से 2 कम हो तो वो अनसैचुरेटेड में आएगा। जैसे एक नॉर्मल सा हम लोग देख रहे हैं, अगर हम अनसैचुरेटेड का देखेंगे, अनसैचुरेटेड का, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है, तो हमारे 2 होते हैं इसके, एक होता है हमारा एल्कीन, एक होता है हमारा एल्काइन, ठीक है, एक होता है हमारा एल्कीन, एक होता है हमारा एल्काइन। यहां पे देखो, एक होता है हमारा एल्कीन, एक होता है हमारा एल्काइन। तो एल्कीन जब देखोगे, एल्कीन, एल्कीन का जब देखोगे तो भैया इसका क्या होता है, डबल, कार्बन का डबल, CnH2n, CnH2n, ये होता है हमारा एल्कीन। अगर कार्बन का डबल है तो सिंपल सा एल्कीन, कीन है और साथ में वो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होगा, अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा। ये नॉर्मल सा हो गया। अब इसका एक और आ जाता है हमारा एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस गाइस, एल्काइंस, एल्काइंस में डबल से 2 कम, इसका क्या होता है फार्मूला, CnH2n-2। इसका एक नॉर्मल से एग्जांपल ढूंढ के लिखो, बताओ क्या होगा, CnH2n-2, नॉर्मल सा, जितना कार्बन है उसके डबल से 2 कम। जैसे नॉर्मल सा हम लोगों ने कार्बन कितना ले लिया, 3, 3 2 जा 6 से 2 कम कर दो 4, C3H4, ऐसा कुछ है। तो ये क्या हो जाता है हमारा एल्कीन्स। ये दोनों के दोनों कौन से हो गए, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हो गए और इसमें एल्कीन आ जाता है, एल्काइन आ जाता है। एक बार और देख लो, देखो रिवीजन ऐसे करते चलो, आपको याद होता जाएगा क्लास में ही। देखो कार्बन कंपाउंड है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा आता है, एक आता है एल्केन, ठीक है। अब एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, कार्बन से डबल में 2 ऐड करके, कार्बन में 2, कार्बन का डबल करके 2 बढ़ा के, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब अनसैचुरेटेड में कौन कौन सा आ जाता है, एल्कीन्स आ जाता है, एल्काइंस आ जाता है, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक। एरोमेटिक तो छोड़ दो। अब अगर कुछ हमारे जो एल्केन का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देख लो, जो एल्केन है, एथेन है, ठीक है। अब अभी नॉमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं, IUPAC नेम कैसे हम लोग पता करते हैं। तो सिंपल से जैसे हमारा एल्केन देख लो, एल्केन का एक एग्जांपल देखोगे, एल्केन है, एथेन है। अगर हम इसका देखेंगे तो कार्बन कितना है, एल्काइन का क्या होता है, CnH2n+2, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन प्लस 2, तो 2 कार्बन है, कार्बन से डबल से 2 ज्यादा। कार्बन अगर 2 हैं तो हमारे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 2 4 + 2 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ऐसे करके एल्कीन का कुछ ये हो गया। एल्कीन में क्या होता है, डबल होना चाहिए, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक और आ जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका सैचुरेटेड कार्बन। अब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड का कोई भी एक नॉर्मल सा कंपाउंड लेते हैं, जैसे सैचुरेटेड में हमारा सिर्फ एक ही आ जाता है, एल्केन। अगर हम एल्केन का एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, एल्केन, केन लग रहा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसका एक हम अगर नॉर्मल सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो जो अभी बना है उसी में से ले लेते हैं। जैसे हमारा एथेन, एथेन है मतलब एथ, मेथ एथ, तो कार्बन 2 होगा और जब हम इसका कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसके डबल से 2 ज्यादा। इट मींस 2 2 4 + 2 6 ये हो गया। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे होता है, एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जो भी, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो सिंपल सा ये है, कार्बन कितना है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहां रख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 3 इसमें बांट दो दोनों के बीच में इक्वली। एक हाइड्रोजन यहां पे रख दो, एक हाइड्रोजन यहां पे रख दो, एक हाइड्रोजन यहां पे रख दो, 3 बढ़ चुके हैं, 3 इसको दे दो भैया,
इक्का दुक्का, अरे सॉरी, एक एक इसको दे दिया, एक यहां पे दे दिया और एक यहां पे दे दिया। देखा जाए तो 3 3 हो गए। तो यहां पे एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 4। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए क्रॉस कर दिया, एक पहले से था, एक क्रॉस कर दिया, एक पहले से था, एक क्रॉस कर दिया, और सेम ऐसे यहां पे भी कर दिया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए अपने लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो भैया एक पहले से था, एक कार्बन से ले लिया। तो कार्बन को तो चाहिए 4, 3 हाइड्रोजन से हो चुका है, अब भी एक का जरूरत है। तो क्या करेगा, एक यहां पे रख दिया, एक यहां पे, इसके लिए भी एक, इसके लिए भी एक, ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्डिंग बना लेंगे। अब उसके बाद अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ यूं होगा, ये इधर का हो गया और ये इधर का हो गया, इसकी भी ऑर्बिट फुल हो गई लास्ट वाली, और इसकी भी फुल हो गई। तो ये था एक नॉर्मल सा इनका। अगर और कोई दूसरा देखना चाहते हो तो जैसे हम एक ये तो हो गया सैचुरेटेड का, एक अनसैचुरेटेड में एल्कीन का ले लेते हैं, एल्कीन या एल्काइन का। एल्कीन का अगर हम लेंगे तो क्या होता है, CnH2n, मतलब कार्बन से डबल। जैसे अगर हमारा कार्बन होगा, एल्कीन का अगर हम नॉर्मल सा ले रहे हैं, एल्कीन का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ले रहे हैं, एथीन का ले लेते हैं। ठीक है, एथीन का क्या होगा, CnH2n। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कार्बन कितना है, 1 और 2। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दो, 2 इधर कर दो, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। ठीक है, बॉन्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है तो बॉन्ड बनाने की कोई नीड नहीं है मित्रों। एक हाइड्रोजन यहां पे रख दिया, एक हाइड्रोजन यहां पे रख दिया। इनके बीच अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग देखोगे तो एक इसके पास पहले से था, एक को हमने शेयर कर दिया। ये क्रॉस, ऐसा समझ लो कि क्रॉस वाला शेयर है और डॉट वाला उसका वो है। ऐसे यहां पे भी कर दिया, ये यहां पे भी कर दिया। अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन कार्बन को कितना नीड है ऑक्टेट बनाने के लिए, 4। एक इधर दे दिया, एक और एक इधर, 2 हो गया। बट अभी 2 का जरूरत है। ठीक है, 2 का भी जरूरत है, तो हम यहां पे 2 ये कर दिया। अब इस वाले कार्बन को भी 2 का जरूरत है, यहां पे भी 2 कर दिया। अब उसके बाद इनका ड्रॉ कर दो, तो ड्रॉ करोगे तो कुछ यूं बनेगा, ये बन गया, ये बन गया। 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी मिल गए शेयरिंग के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके। तो ये एक अनसैचुरेटेड का हो जाता है। अगर ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा। अगर कोई भी डाउट है बताना, मैं एक छोटी सी 10 से 12 मिनट की क्लास डाल दूंगा कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हम नॉर्मल सी चेन जैसे होती है कि कैसे होता है। अगर हम लोग फॉर्मूला स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ कंपाउंड है, जैसे ये हो जाता है मेथेन का, फिर CH4 हो जाता है, फिर उसके बाद एथेन, C2H6, ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो। ये बेसिक नॉमेनक्लेचर में ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। मैं इसकी 15 मिनट की क्लास डालूंगा क्योंकि उतना इसमें नहीं एक्सप्लेन कर सकता। अब कुछ आ जाता है इनके स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप की हमारी चेन बन सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन्स कैन बी, कितने टाइप से चेन बना सकते हैं। एक होती है हमारी स्ट्रेट चेन, नॉर्मल सी। ठीक है, और दूसरी हो जाती है ब्रांच चेन, ये नॉर्मल कंपाउंड कार्बन कार्बन के बीच में है। अब उसके बाद साइक्लिक सैचुरेटेड चेन है। सैचुरेटेड कंपाउंड है, इट मींस कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन होगा और प्लस 2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सैचुरेटेड कार्बन की चेन है। अनसैचुरेटेड, असाइक्लिक अनसैचुरेटेड में कैसी होगी, अनसैचुरेटेड में हमारा एल्कीन आ जाता है, एल्काइन आ जाता है, उसमें से आपका ये आ जाएगा। ये कुछ चेन हो जाती है और इसमें कुछ इतना बताना है नहीं। अब नॉर्मल्स अगर इनके बीच में देखोगे, नॉर्मल सा जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखोगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल सा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सा ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कुछ यू बना है। ये चेन हमारी नॉर्मल सा स्ट्रेट चेन या स्ट्रेट चेन के थ्रू है। ठीक है, बट अगर इसी चीज को हम लोग साइक्लिक चेन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, साइक्लिक चेन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां पे देखो, जैसे यहां पे ब्यूटेन का था, ब्यूटेन। अब यहां पे जैसे देखो ब्यूटेन का है, ब्यूटेन का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम ये सिंपल सा 4 कार्बन लिए और चारों के बीच में एक सिंगल हाइड्रोजन हमने सिंगल सिंगल की बॉन्डिंग करा दी, तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर हो गया। बट इसी चीज को अगर हमने साइक्लिक चेन के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो कुछ हमारा यूं बना है। बट दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट इनका जो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, वो कुछ यूं हो जाता है। क्योंकि ये हमारा किसके थ्रू ड्रॉ है, ये हमारा है ब्रांच थ्रू या साइक्लिक थ्रू। ठीक है, ये साइक्लिक चेन के थ्रू है।
और ये एक नॉर्मल सा चेन है, ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर सिंपल सा क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। सिंपल सा है, सेम आइडेंटिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे इस ब्यूटेन का लेंगे तो C4 क्या होगा इसका, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 2 3 4, कार्बन कितना 4, C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हाइड्रोजन कितना 10, तो C4 हाइड्रोजन 10, ये हो गया नॉर्मल सा ब्यूटेन भैया। बट यहां पे हमारा ब्यूटेन का ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, और इसी चीज को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, बट इसका फॉर्मूला जो होगा वो भी सेम है होगा, C4H10। ठीक है, तो ये हमारा एक साइक्लिक फॉर्मूला है, ठीक है, या ब्रांच वाला है, और ये हमारा स्टेट फॉर्मूला, स्टेट चेन का आइसोमेर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेटेरो एटम या हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, नॉर्मल सा समझो। हेटेरो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप हम जब भी देखेंगे ना, तो सिंपल सा, एक हमारा जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन के साथ, या यूं कह लो कि हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन है तो उसके चारों साइड क्या जुड़ा होगा, एकदम कुंडी मार के बैठा होगा हाइड्रोजन। जैसे हमने एक ये कार्बन लिया, ये क्या हो रहा है, ये हमने कार्बन लिया, ठीक है। अब हम जब कार्बन लिए तो ये हाइड्रोकार्बन से, तो इसके इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, एंड इधर भी हाइड्रोजन था। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसमें से कोई एक भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, सपोज दैट हमने इस वाले को अलविदा बोल दिया। अब इसको अलविदा बोलने के बाद हम यहां पे कोई अदर एलिमेंट ऐड कर दें, जैसे हमने यहां पे Cl ऐड कर दिया, क्योंकि क्लोरीन है। क्लोरीन का भी लास्ट में अगर ऑर्बिट में देखोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन से कर लिया। तो क्लोरीन जैसे ही यहां पे आया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन ऐड किया, तब ये क्या बना दिया, यही बना दिया हेटेरो एटम। और ये जब हेटेरो एटम लगता है तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। दिस इज नोन एज अ हेटेरो एटम। ठीक है, समझ आया। अब यहां पे जरूरी नहीं है Cl लग जाए, कुछ भी लग सकता है, बस उसकी अकॉर्डिंग लगेगा। सपोज दैट अगर क्लोरीन लग रहा है तो एक का हाइड्रोजन को हटाएगा, क्योंकि क्लोरीन में एक का इलेक्ट्रॉन का जगह रहता है, तो एक को हटा पाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन लग रहा है यहां पे, लेकिन अगर यहीं पे हम दूसरा एग्जांपल ले लें, हम अगर यहां पे दूसरा एग्जांपल लिए, एक कार्बन, एक का यहां से हाइड्रोजन ऐड था, यहां पे हाइड्रोजन ऐड था, यहां पे हाइड्रोजन ऐड था, यहां पे हाइड्रोजन ऐड था। अब यहां पे ऑक्सीजन लगाना है। ऑक्सीजन का हमको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,6, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नीड रहेगा, तो यहां पे एक हाइड्रोजन के हटने से कम हुआ होगा ही नहीं। काहे कि भैया ऑक्सीजन को कितना चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए, ऑक्सीजन यहां पे ऐसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब यहां पे थोड़ी ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी कार्बन का तो 4 हो गया, बट ऑक्सीजन तो अभी आधा अधूरा घूम रहा है ना। इस वजह से एक हाइड्रोजन को हमको यहां से और हटाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा ही हट गया। ठीक है, अब हमको पूरा यहां से, यहां पे कार्बन रखा, और हमको यहां पे ऑक्सीजन जब लगाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, और यहां पे अभी क्या ये बीच में होने लगता है। ठीक है, ये डबल बॉन्डिंग से हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। तो यहां पे जरूरी नहीं है सिंगल, अगर एक इलेक्ट्रॉन की नीड है तो हम क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसी चीजें जो भी जिसके लास्ट में एक आए, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम्स, वी कैन रिमूव द हाइड्रोजन एंड मेक हेटेरो एटम। ठीक है, ये आई होप समझ आ गया होगा। और जब भी हेटेरो एटम बनता है, हेटेरो एटम मींस होता है कि कार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर एलिमेंट ऐड किया जाता है, तो वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, और उसी के बाद हम जैसे ही उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी चेंज हुई, हमने अदर एलिमेंट ऐड किया, वही बना देता है उसका फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही जब हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम उसमें नाम देते हैं, और उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे सबसे पहले देखो, अगर देखोगे इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more
हाइड्रोजन एटम्स कैन बी रिप्लेस बाई अदर एटम्स इन अकॉर्डेंस विथ देयर वैलेंसीज। वही बताया ना भैया, जिसकी जितनी वैलेंसी, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना हाइड्रोजन हटाएगा। अगर उसके लास्ट में 2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लास्ट ऑर्बिट में, तो वो 2 हाइड्रोजन को हटा देगा। आप यहां पे देखो ना मित्रों, आप यहां पे देखो, इसको 2 का जरूरत था तो 2 हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन हटा दिया, इधर वाला हाइड्रोजन और इधर वाला जो हाइड्रोजन हटाया, तब ऑक्सीजन का पूरा हुआ। और यहां पे एक के क्लोरीन में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन थी तो क्लोरीन ने 1 ही को हटाया। ठीक है, तो यही है, according to their valencies the element that replace hydrogen is called heteroatom। ठीक है, अब जैसे ये लगेगा तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे नॉर्मल सा हम एक कंपाउंड बना रहे हैं, अगर उसमें हम जैसे COOH अगर लगा देते हैं, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो वहां पे वो सिरका बना देता है। ऐसे करके फिर एल्डिहाइड, फिर कोई अल्कोहल बना देता है। तो ऑलमोस्ट देखोगे प्रोसेस सबका सेम है। ठीक है, नॉर्मल सा देखोगे गांव साइड में तो जो अल्कोहल बनती है वो भी सेम प्रोसेस है, और जो गुड़ बनता है, सिरका बनता है, जो अचार खाते हो, विनेगर, वो भी सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस का चेंज रहता है। और वही थोड़ा सा ऑक्सीजन कार्बन को वो लोग सही से यूज कर रहे होते हैं। अब उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे ही हमारा एक नया कार्बन इसमें ऐड होता है, जैसे इसमें एक नया हमारा कोई अदर एलिमेंट ऐड होता है, जैसे Cl ऐड हो गया, यहां पे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया, अभी कुछ और ऐड हो जाएगा, जैसे फिर हमारा C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर हमारा COOH ऐड हो जाएगा। तो ये इसके फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम उसका नाम बनाते हैं, और जब लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें उसका सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे अब देख लो, कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप ये हैं, जैसे हेलो जो फैमिली के हैं हमारे 2 हैं, Cl है, Br है। अगर Cl लग रहा है तो क्लोरो, और Br है तो ब्रोमो, ब्रोमीन होता है Br और ब्रोमो। ठीक है, ये है सिंगल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जब ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन के कितने आ जाते हैं हमारे, बेसिक 4। जैसे एक हमारा हो जाता है OH है तो एल्कोहल है, एल्डिहाइड क्या हो जाता है CH, मैं तुमको लिख के बता दे रहा। अगर जैसे देखो, हम अगर हेलो के देखेंगे, हेलो बहुत लोग यूज करते हैं, हेलो में सिर्फ 2 हैं, कौन कौन सा, Cl एंड Br। ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर हम ऑक्सीजन में देखेंगे भैया, ऑक्सीजन, तो इसमें देखो कितने हैं, इसमें ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे, एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा। सबसे पहले तो हमारा आप नॉर्मल सा ले लो CHO, ये किसके लिए स्टैंड करता है, एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा C डबल बॉन्ड O, कीटोन। अगर कुछ यूं है तो कीटोन, ऊन। अभी हम नॉमिनिक्लेचर में पढ़ेंगे कि इनसे क्या उठाएंगे, क्या प्रीफिक्स आया रहेगा, वो बता दे रहा, बट इतना जानो कि C डबल बॉन्ड है तो कीटोन है। अब उसके बाद COOH है तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड, बैक ना हो जाना भाई, एसिटिक एसिड है। एक ये हो गया, और CH हो गया, C डबल, और एक और बचा है OH है, OH दैट इज एल्कोहल। ये देख लो, यहां पे देखो, हमारा सिंपल सा हेलो में कौन कौन सा आ जाता था, क्लोरीन ब्रोमीन, और ऑक्सीजन में एल्कोहल, जिसके लिए OH अगर लगा है तो हम पर समझ लेंगे कि एल्कोहल है। फिर एल्डिहाइड CHO होता है, फिर कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, या इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड वाला जो हमारा बनता है, फॉर्मूला बना देता है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH। ठीक है, ये होता है। अगर इसे रीड करना है, these heteroatoms and the group containing them impact chemical properties to the compound and hence are called functional group। जैसे ही वो एक नया एटम, जैसे ही वो हाइड्रोजन को हटाया और एक नए के साथ रिश्ता बनाया, तो उसने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर दी। कहते हैं जिसकी संगत में रहोगे वैसे बनते जाओगे, तो सिंपल सा यहां पे भी वही रूल लगता है। ठीक है, ये कुछ हमारे इसके वो हो जाते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक हमारी आ जाती है इसके बाद होमोलोगस सीरीज। क्या आ जाती है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, नॉर्मल सा, अभी जस्ट मैंने तुमको पढ़ाया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसे हम यहां पे लिख लेते हैं, मैंने पहले बताया था तुमको एल्केन, एल्केन, फिर मैंने तुमको पढ़ाया एल्कीन, क्या पढ़ाया, नमकीन। तीसरा क्या पढ़ाया था, एल्काइंस। क्या पढ़ाया था गाइस, एल्काइंस। 3 सीरीज पढ़ाई थी। अब 3 सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, जब हम अगर लिखेंगे भैया, इसका फॉर्मूला हमारा क्या था,
CN, कार्बन से डबल हाइड्रोजन में दो ऐड करके CnH2n+2, इसका सिंपल सा डबल हाइड्रोजन CnH2n, इसका -2 CnH2n-2। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। अब जब हम इसकी एक सीरीज बनाते हैं तो कार्बन जितना लिखेंगे उसका हाइड्रोजन पे डबल से दो ज्यादा। जैसे हमने अगर कार्बन 1 लिखा तो कार्बन पे डबल हाइड्रोजन, C1 है तो हाइड्रोजन 2 होगा और साथ में 2 ऐड करके तो C1H4 मीथेन बना लिया। अब एन अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि मेथ में है तो एन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला फिट कर रहा है एन का। ठीक है, हाइड्रोजन डबल है कार्बन से प्लस 2 ज्यादा है। पहला ये बना, दूसरा इसी का बनाओगे तो अगर कार्बन 2 होगा तो अगला आप लोग अपने दिमाग में सोचो क्या होगा, डबल से 2 ज्यादा C2H6। तीसरा क्या होगा C3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ऐसे करके H8। फिर चौथा क्या होगा C4H10 होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसका देखेंगे एल्कीन का। इसमें तो नॉर्मल सा डबल डबल, जैसे CH2 हाइड्रोजन 2 तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, कार्बन अगर 2 तो हाइड्रोजन 4, कार्बन अगर 3 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 देन हाइड्रोजन 8, ऐसे करके ये सीरीज बन रहा है। अब यहां पे क्या होता है, एल्कीन्स पे क्या होता है, एल्कीन पे डबल से 2 कम। जैसे देखो अगर पहला वाला क्या देखोगे, पहला अगर हम देखेंगे तो C अगर 1 का 2 तो इसका तो छोड़ ही दो, पहला दूसरा वाला इसका शुरू दूसरे से करो। जैसे C2 2 2 जा 4 और 2 कम कर दिया तो क्या बनाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4 से कम C2H2 पहला। दूसरा क्या होगा इसका फिर दूसरा बोलो भैया, दूसरा होगा C3H4 C4H6, ऐसे कुछ होता चला जाएगा क्योंकि 4 2 जा 8, फिर ऐसे फिर नेक्स्ट आ जाएगा C5H8। ये सीरीज है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या बता रहे हैं भैया, इसमें तो हमको पता नहीं चल रहा है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो ये सारी होमोलोगस सीरीज है। अगर एक वर्ड यहां पे छूट रहा है तुमसे, अगर वही बताना है, मेन वही है, अगर इनके बीच में तुम डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपाउंड, देन वी गॉट द डिफरेंस इज कार्बन कार्बन कितने का है, 1 कार्बन का डिफरेंस है C। ठीक है, हाइड्रोजन के भी कितना है H2। ठीक है, इन दो के बीच में अगर गैप देखेंगे तो कितना है CH2। इन दो के बीच का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना है CH2। इधर भी देखेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है CH2। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है CH2। इधर भी देखेंगे तो डिफरेंस कितना है CH2। इधर देखेंगे तो डिफरेंस कितना है CH2। इसके बीच का डिफरेंस कितना है CH2। इट मींस सारे कंपाउंड जो एक अरेंजमेंट से हैं, सीक्वेंस से हैं, द डिफरेंस बिटवीन देम इज CH2, सिंगल कार्बन डबल हाइड्रोजन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ होमोलोगस सीरीज। अगर इनके बीच का डिफरेंस CH2 है, जब हम एक अरेंजमेंट से एक सीक्वेंस से कार्बन और हाइड्रोजन को लिखते जाते हैं और उनके बीच का डिफरेंस कितना है CH2, तो वो क्या बनाते हैं, एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। इसमें का क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता रहा। अच्छा ठीक है, इतना छोड़ो, क्वेश्चन बाद बता रहा, पहले आप लोग इतना जानो, अगर कोई एक क्वेश्चन दे दे और बोले कि इसकी अगली होमोलोगस सीरीज में अगला कंपाउंड क्या होगा, तो आप कैसे पता करोगे, उसमें 1 कार्बन ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, मिल जाएगा। अब बता रहा क्वेश्चन कैसा आता है। एक नॉर्मल सा कंपाउंड दे दिया, क्या कंपाउंड दिया, एक नॉर्मल सा कंपाउंड दिया हमारा C3H7, ऐसा कुछ दे दिया, वैसा ऐसा ये कुछ बनेगा नहीं, लेकिन बट ठीक है तुम छोड़ो। अगर इसका बोल दिया कि इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड कौन सा होगा, 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या बताओगे, कार्बन कितना ऐड करने को बोला है, CH2 मैंने बोला है। ठीक है, तो 1 कार्बन बढ़ा दो, 1 कार्बन जैसे ही तुमने बढ़ाया तो C4 हो जाएगा और हाइड्रोजन पे 2 बढ़ा दिया H9 हो गया। इट मींस इसका होमोलोगस सीरीज में अगला कंपाउंड कौन सा है C4H9। तो
तो ये होती है होमोलोगस सीरीज कि सिंपल सा जब हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं सारे के सारे एल्केन एल्कीन और एल्काइंस को, तो वो होमोलोगस सीरीज होती है अगर उनके बीच का डिफरेंस CH2 है, एक कार्बन डबल हाइड्रोजन। जैसे देख लो, और अगर देखोगे तो जो डिफरेंस होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है। जैसे CH2 एटॉमिक मास आना चाहिए तुमको, नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम होगा। तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है, बेसिक होता है 14। कैसे निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास इज द डबल ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6, तो ये एटॉमिक मास हो जाए कार्बन का प्लस हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 कितना आ गया 12 प्लस 14। तो जब भी कोई पूछे तो उनके बीच का एटॉमिक मास का कितना डिफरेंस होता है एक होमोलोगस सीरीज में, दैट इज 14। अब हम लोग नॉर्मल से इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखो, पहला पॉइंट क्या हो जाता है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। ठीक है, एक ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और साथ में ये कैसी चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेंगे तो CH2, यहां पे ये बेसिक नहीं होगा, ये यहां पे होगा CH3। अब सही है सीरीज, ये क्या ही बना देते हैं। CH3 है हमारा और OH है। C जैसे देखोगे तो मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, और अगर इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन का गैप देखोगे तो कितना है, एक कार्बन यहां पे है और इस कितने का गैप होना चाहिए था, मैंने कितना पढ़ाया है, CH2 रहना चाहिए था, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 का गैप होना चाहिए था। तो देखो यहां पे एक कार्बन है तो एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन का गैप है ना इनके बीच में, और हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन 5 हो जा रहा है, तो कितने का हाइड्रोजन का गैप है, 2 हाइड्रोजन का। तो CH2 का गैप, इन सब के बीच में गैप कितना है, CH2 का। अब ये देखो, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई 1 CH2। इसका जब भी हमें एक होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड चाहिए तो CH2 बढ़ा दो, उसका अगला मिल जाएगा। जैसे यहां पे देखो, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सीरीज है। इसका हमें अगला मेथेनॉल का अगला कंपाउंड एथेनॉल चाहिए था, तो हमने कितना बढ़ा दिया था, CH2, एक कार्बन बढ़ा दिया, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, पहले बता दिया हूं। अब अगर और देखेंगे, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंपोर्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सारे ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, बट फिजिकल चेंज हो जाती है, बट द मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाता है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंट इन देयर मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग हो जाता है, इस वजह से चेंज हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो इंक्रीज होता जाता है अकॉर्डिंग टू उनके, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास बढ़ेगा, उनका मास बढ़ेगा ना, वैसे वैसे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इट मींस अगर वो जैसे नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं, यहां पे एथेनॉल देखे थे, अब अगर एथेनॉल 100 डिग्री पे हीट हो जा रहा है तो एथेनॉल थोड़ा सा बढ़ाएगा क्योंकि उसका एटॉमिक मास बढ़ गया। तो ये कह सकते हो, अगर कभी कभी फीचर्स आ जाता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो सारा स्टार्टिंग से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, क्या जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। एक मैं नॉर्मल इसमें थोड़ा बताऊंगा, बाकी इसके लिए एक प्रॉपर मुझे 15 से 20 मिनट की वीडियो डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है तुम्हारा, ऑलमोस्ट देखो ये अब जरूरी नहीं है सिर्फ अभी के लिए, ये पूरा 11th, ठीक है, ये 12th, सब सारी क्लास के लिए जरूरी, फिर IIT करोगे तब भी जरूरी, हर जगह पे थोड़ा सा IUPAC अगर आपको पता है तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए इसका मैं एक 15 से 20 मिनट का वीडियो डालूंगा, क्योंकि यही बेस है, 10th में ही आप इसको सीखते हो, 11 12th में फिर वही चीज अप्लाई करते हो, उसी का एक थोड़ा सा वास्ट रूप में पढ़ते हो। ठीक है, तो सिंपल सा पहले आप यहां पे थोड़ा बहुत जान लो। जैसे देखो, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले तो हमको कार्बन गिनने रहते हैं और कार्बन के अकॉर्डिंग उसको नाम देना है कि मेथ से शुरू करेंगे, एथ से, प्रोप से, ब्यूट से, पेंट से, तो ऐसे होता है। आप नॉर्मल सा देखो, मैं कुछ बता रहा, जैसे यहां पे देखो, अगर एक कार्बन है, ठीक है, उस पूरी की पूरी कंपाउंड में एक कार्बन है, उस पूरी की पूरी चेन में एक कंपाउंड है, तो क्या लिखोगे, मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ये पूरी सीरीज 10th तक याद कर लेना, एथ। फिर 3 में क्या करोगे,
3 कार्बन है तो प्रोप, अगर 4 हमारा कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट, 5 है तो क्या लिखोगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। अगर 6 है तो हेक्स, ठीक है। 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 9 है तो नॉन, और 10th है तो डेका। 10th तक ही करना है हमको ज्यादा, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट एंड उसके बाद नॉन, देन उसके बाद डेका। ये 10th तक आपको याद रखना। अगर एक कार्बन रहेगा तो स्टार्टिंग क्या ऐड होगा, मेथ, 2 है तो एथ, 10th तक आप लोग याद कर लो प्लीज, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में क्या करेंगे, कार्बन देखेंगे कितना है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम और नाम लगाएंगे। दूसरा उसका क्या हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेट आइदर बाय प्रीफिक्स और सफिक्स। यही इंडिकेट करेगा भैया कि प्रीफिक्स लगेगा कि सफिक्स लगेगा। इफ अ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज रिमूव्ड। अगर एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स यूज है तो जो लास्ट का ई है, जैसे मेथेन है, ठीक है, तो ईन, जैसे हम यहां पे फॉर्मूला पढ़े थे ना, यहां पे 3 मैंने तुमको 3 पढ़ाए थे, एल्केन एल्कीन एल्काइंस, तो लास्ट का ई हटा देंगे, ठीक है। अब ये एल्केन में अगर एथ है मेथ है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। मैं तुमको एक चैप्टर बताऊंगा, बस अभी इतना जानो, ठीक है। जो लास्ट का ई है उसे रिमूव कर देंगे फ्रॉम द नेम। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम लोग क्या लगा के रखें, जैसे एक नॉर्मल सा, यहीं पे देखो, यहां पे एक नॉर्मल सा देखो, एल्कोहल का देख लिया, एल्कोहल का देखा। अब एल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, 1 2, ठीक है, और 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मैंने अभी क्या पढ़ाया, मेथ एथ प्रोप, ठीक है, ये आ गया प्रोप, 3 आ गया, तो स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, प्रोप। उसके बाद बेसिक हमारा जो होता है लास्ट, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन होता है, प्रोपेन, ये प्रोपेन होता है। ये ई हटा के एल्कोहल के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, एल्कोहल में क्या लगता है, OL लगता है, तो लास्ट का ई हटा के OL हटा लगा देंगे, तो क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉल। क्योंकि कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन था तो प्रोपेन बनेगा। लेकिन यहां पे हमारा सफिक्स क्या है, OH है, और OH सफिक्स मतलब होता है पीछे जुड़ने वाला, और जब भी ये पीछे जुड़ेगा तो उसमें का ई हटा के ऑल जोड़ देंगे। अगर OH ग्रुप है, क्या ग्रुप है, अगर एल्कोहल का देखो ऐसे समझो, अगर OH ग्रुप है तो लास्ट में क्या लगेगा, ऑल लगेगा। अगर एल्डिहाइड का मतलब CHO है, अभी जस्ट पढ़ाया CHO है, तो हमारा लास्ट में क्या लगेगा, जैसे अल लगेगा। जैसे अभी प्रोपेन नॉल बन रहा था, अभी इसी चीज को हम अगर यहां पे CO लगा दिए, ठीक है, तब ये क्या बना देगा, प्रोपेनॉल बना देगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारा C डबल बॉन्ड O है तो क्या लगेगा, कीटोन का लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, ओन लगेगा, ई हटा के ओन। ये हम लोग ये देख के लास्ट में उसका सफिक्स ऐड करेंगे। एक नॉर्मल सा यहां पे जान लो, 10 मिनट की वीडियो डालूंगा, एकदम मास्टर हो जाओगे, आराम से बहुत अच्छा कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बताया, COOH, मतलब C और डबल O और H रहेगा। देखो C है, एक O है, ये है, एक OH ये है, डबल OH है, तो हमारा यहां पे क्या लगेगा, ओइक एसिड, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे करके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर एल्कीन्स का डबल बॉन्ड है तो हमारा ईन लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कितने का बॉन्डिंग है, डबल का, तो क्या लगा देंगे, ईन। अब कार्बन गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन होता है, ई हटा के क्या लगा दिया, प्रोपीन लगा दिया, ऐसे करके होता है। हाँ, एक थोड़ा सा ये जानो कि जब भी हमारा हैलोजन उसमें के 2 क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड होते हैं तो उनको हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जो बाकी के ऑक्सीजन वाले हैं उनको हम जब भी उनसे हमारा कोई नॉमेनक्लेचर आता है तो वो सारे के सारे लास्ट में इट मींस सफिक्स के रूप में यूज होते हैं। जैसे मैं तुमको एक नॉर्मल सा बता रहा, एक नॉर्मल सा हम लोग चैन बना रहे हैं, जैसे हम किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, कोई भी एक नॉर्मल सा ले लो, CH3OH, ठीक है।
अगर ये तो इसका नॉर्मल सा है, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक कार्बन है और H3 है, तो एक कार्बन का क्या होता है, मेथेन। क्या पढ़ते थे, सिंगल कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथेन, ठीक है, मेथेन। लेकिन यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप OH है। अब OH है, एल्कोहल का है, तो लास्ट में अभी क्या लगाने को बोला, ऑल लगाने को बोला, ऑल। ऑल यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो ना, अरे कहां चला गया भैया, ये देखो, अगर एल्कोहल फैमिली का OH सफिक्स है तो क्या लगाएंगे लास्ट में, उसका नाम लिखते हुए, फॉर्मूला लिखते हुए क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। तो भैया देखो यहां पे जैसे, अरे कहां चला जाता है, यहां पे कितना है, कार्बन एक है, मेथेन होता है, और OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑल लगा देंगे, तो मेथेन है, मेथेन है। ई हटा के ऑल लगा देंगे, क्या हटा के, ई को हटाया, ऑल लगाया, तो क्या बना, मेथेन, मेथेनॉल बन गया। अब समझ आया। एक और बता दे रहा, अब अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाएगा तो कैसे आएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन देखो ध्यान से, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने साइड से ऐड है, 3, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। अब ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन इधर है और साथ में एक OH है। अब ये मत बोल देना कि ऑक्सीजन को तो जो 2 जरूरत पड़ता है, तो ऑक्सीजन को 2 जरूरत है, एक इधर से ले लेगा, एक इधर से। और अगर इसका डीपली फॉर्मूला देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसा। बट हम लोग इतना नहीं देखते, हम सिंपल सा इसको यहीं पे लिख देते हैं, यहां पे ये OH, ये ऐसा कुछ होगा। इसका स्ट्रक्चर जब देखोगे तो ऐसा रहेगा। नॉमेनक्लेचर में कैसा रहेगा, कार्बन एक है, एक कार्बन का हमारा मीथेन होता है, और मीथेन है, ई हटा के क्योंकि OH लगा है तो ऑल लगा देंगे। दूसरा देख लो ना, अगर यहीं पे हम एक अभी दूसरा देख ले रहे हैं नॉर्मल सा, हमने एक एग्जांपल अदर कोई लिया जैसे C2H5OH, ये ले लेते हैं। कार्बन कितना है, 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ाया है तुमको, एथेन। कार्बन 2 के लिए क्या पढ़ाया है, एथेन। लास्ट से ई हटा दो, OH के लिए क्या ऐड करना है, ऑल, नाम बन जाएगा। अगर हम इसका नाम लिखेंगे एथेन है, साथ में OH है, तो क्या होगा, एथेन से ई हटाया, OH का ऑल लगाया, तो क्या बनाया, एथेनॉल, ये इसका नाम हो गया। ऐसे करके सारे बनाते हैं। प्रोपीन का बनाते हैं, ईन लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग सी, जब सी और सी कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग रहेगा। फिर उसके बाद हमारा एल्डिहाइड जैसे कहीं पे आ जाता है, CHO का बॉन्डिंग रहेगा, जैसे यहां पे हमारा CHO का रहेगा, एल्डिहाइड में आपका CHO का बॉन्डिंग आ गया। जैसे एक नॉर्मल सा कोई भी ले लो, ऐसे करके हमारे होते हैं। बाकी मैं इसकी एक क्लास डाल दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नॉमेनक्लेचर का मैं एक 10 से 15 मिनट का वीडियो डालूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। जैसे ही हम अगर अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिक देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहली वाली क्लासों में नहीं जाके देखा है तो देख लेना, कि जब भी किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी एक टाइप से एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको किसी अदर कंपाउंड के साथ, अदर सब्सटेंस के साथ मिलाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा। तो अब हम अगर जा रहे हैं कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने, तो सबसे पहला आ जाता है कंबसन। कंबसन मींस जैसे जलाना, क्योंकि जलाने के, कार्बन का मेन यूज क्या है, जलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए रहता है। तो सिंपल सा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब उसको प्रेजेंट करते हैं तब हमको कुछ एनर्जी मिलती है, और वही उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे देखो सिंपल सा, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कार्बन कंपाउंड in air to given carbon dioxide, water, heat and light is known as a combustion। इतना यार क्या ही इसमें क्या बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है these reaction are exothermic with the evolution of large amount of heat। ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ये जलने के बाद एनर्जी दे रहा है, क्योंकि जैसे कोयला जलाओगे, शुरुआत कोयला से ही हुई थी कि ट्रेन चलना शुरू हुई थी, तो एनर्जी देता है। कैसी एनर्जी देता है,
हीट एनर्जी देता है। नेक्स्ट आ जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स अ क्लीन फ्लेम फॉर, जब से जो सैचुरेटेड कार्बन रहेगा, सैचुरेटेड में कौन कौन सा आ जाता है, एक क्या आता है, एल्केन। जब भी हमारा कोई सैचुरेटेड कार्बन को हीट करोगे या जलाओगे, कैसी फ्लेम देता है, बहुत ही प्यारी फ्लेम देता है। जैसे देखो मीथेन है, CH4 को और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने वो किया तो क्या क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, पानी मिल गया, प्लस में हमको हीट भी मिल गई, मतलब गर्मी भी मिल गई, और साथ में हमको रोशनी भी मिल गई, लाइट एंड हीट एनर्जी दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एथेन का। एथेन को जब हमने किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, इतना याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलने वाला ही है इसमें। तो अगर 1 नंबर का कभी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो रिएक्शन लिखने को बोलेगा, एग्जांपल नहीं। तो रिएक्शन जब भी लिखना हो तो पूरा लिखना, जैसे कोई भी एक आपने एथेन प्लस ऑक्सीजन को जब भी लिखोगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे हमारा C2H6 है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे। अब ये मत पूछना कि ऑक्सीजन ही हमेशा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती है। तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहला तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में पानी, प्लस में हीट एंड लाइट। ठीक है, ये कुछ इसका वो हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन रहते हैं, वो कैसे, जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन को बर्न करते हैं तो ये कैसे होते हैं, एलो कूटी फ्लेम रहते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा एलो रेडियस रहता है। ऐसे नॉर्मल सा देखो यार, एक चीज तुमको मतलब बहुत रिलेट करा रहा, जब गैस घर में खत्म होने वाली रहती है ना, तो जो मम्मियां रहती है उनको पता चल जाता है, रीजन पता है क्या होता है, जब गैस जलने वाली रहती है तो उसकी जो फ्लेम आती होती है वो थोड़ी सी एलो एलो हो जाती है। तो ये कह सकते हो कि अब उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन बचा है, और अनसैचुरेटेड बता मतलब खत्म होने वाला है। जहां तक एक कॉन्सेप्ट है लगा सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पहले ही बताया हूं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मींस होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जब भी कार्बन कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज, जैसे हम जब भी इसमें से ऑक्सीजन को करते हैं, जैसे C2H5OH, हम इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल को किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम परमैंगनेट कमीनो 4 के प्रेजेंस में जब हम वो करते हैं, हीट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड, सिरका मिलता है। यही बताया ना। और ये क्या होती है, हमारी एक तरीके की ड्रिंक होती है। ये ड्रिंक होती है, सोचो ड्रिंक से ही हमको क्या मिल रहा है, विनेगर जो हम खा रहे हैं, सिरका। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट आसपास की हैं, पहले ही तुमको बताया, बस थोड़ा सा रिएक्शन का फर्क है। जैसे जो नॉर्मल से तुम फ्रूट खाते हो, अंगूर वो नॉर्मल सा हम लोग ईट कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं, बट उसी को थोड़े टाइम रख दो तो वो फिर और थोड़ा सा इसमें 2 केमिकल डाल दो तो नॉर्मल सा ड्रिंक बन जाता है। यहां पे भी यही है कि जब भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो सिंपल सा अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसको तुम बोलते हो एसिटिक एसिड। ठीक है, एल्काइन कमीनो 4 सॉरी KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड आर यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट और हमारा जो आ जाता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन कौन से यूज होता है, एक हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कर लेते हैं और एक हम लोग करते हैं पोटेशियम। अब सिंपल सा जैसे आ जाता है ये इसका कुछ, ये जो चीज, अब ये मत बोल देना कि ये नया क्या है, ये वही है। ठीक है, C2H5OH हम लोगों ने जब इसमें से अलग कर दिया था इसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया था तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब समझ ही आ रहा होगा कि एडिशन मींस किसी चीज का ऐड होना। बेसिक एडिशन रिएक्शन जो होता है, अगर हम उसे देखेंगे, एडिशन जो एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन कुछ नया नहीं होता है। एडिशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज अनसैचुरेटेड कार्बन टू सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, जो भी हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। चेंज इनटू अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, हम नॉर्मल सा जो भी हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में दिया है उसको किस में चेंज करना,
सैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंज अनसैचुरेटेड कार्बन टू सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अब इसमें जब हम चेंज करते हैं तो एक कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो हमारे रिएक्शन को इंप्रूव करता है या फास्ट कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब एक तुम ऐसे वर्ड जानो कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे लाइफ में कोई आ जाता है एक मोटिवेशनल स्पीकर लाइक मी, अगर वो तुमको मोटिवेट करता है और तुम अपने काम को जल्दी से कर पा रहे हो, इट मींस वो आपकी लाइफ का कैटलिस्ट है। तो यहां पे भी कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है? पैलेडियम के थ्रू, पैलेडियम को हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और ये अनसैचुरेटेड को चेंज कर देता है सैचुरेटेड में। जैसे एक नॉर्मल सा हम लोग एक नॉर्मल सा देख लो, अपनी जो बेसिक लाइफ का रहता है, हमारा जो वेजिटेबल ऑयल रहता है ये कैसा है? अनसैचुरेटेड फैट है। अब वेजिटेबल ऑयल्स के ब्रेक डाउन कर देते हैं हम लोग उसकी बॉन्डिंग को, तो वो क्या बन जाता है? जो घी बनता है हमारा सैचुरेटेड हो जाता है। और यही जैसे इसका नाम एक नॉर्मल सा यहां से एग्जांपल लो। ठीक है, आर जो हमारा है वो कोई भी एक अल्काइल ग्रुप का हो सकता है, कुछ भी, मेथेन, इथीन, प्रोपीन, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन से हमने वो करा दिया किस, हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लिया था हमने? एटलीस्ट हमने ले सकते हैं या तो पैलेडियम ले सकते हैं या फिर निकिल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एज अ कैटलिस्ट निकिल यूज कर रहे हैं। और जब ने हमने इसको हीट कर दिया तब हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो गया। और ये ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। ऐसे एग्जांपल समझ सकते हो। सपोज दैट हमारा कुछ ये सपोज ऐसा है कुछ, कार्बन कार्बन, एक एल्काइल यहां पे, एक एल्काइल यहां पे, एल्काइल फैमिली है आर आर। ठीक है, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मेथेन, इथीन, प्रोपीन, आर में कुछ भी ऐड है, CS कुछ भी। ठीक है, अब इसको जब हमने किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल ले सकते हो या फिर हम पैलेडियम ले सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन इसी साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पे ये CH इधर R, इधर R, इधर R, दिस इज, ये बना लेगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा बेसिक अगर देखोगे तो ये वेजिटेबल का एक एग्जांपल लोगे तो ये वेजिटेबल का जो ऑयल रहता है ये रहता है अनसैचुरेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब इसी का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये फॉर्म करता है वेजिटेबल का घी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल से एग्जांपल हो जाता है। एडिशन रिएक्शन सिंपल सी है, टू चेंज अनसैचुरेटेड कार्बन टू सैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर निकिल, ये हो जाता है। अब अगर और देखोगे तो सिंपल सा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड आर हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड ऑयल्स विथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज फॉर कुकिंग। और जो अनसैचुरेटेड रहता है वो हमारे उसके यूजफुल रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिशन रिएक्शन। आई होप समझ आ गया हो, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मींस तो नॉर्मल सा पता ही चल रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस होता है। इट मींस एक हाइड्रोजन को हटा के कोई हाइड्रोजन की जगह पे अदर एलिमेंट को ऐड ऑन कर देना, दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई भी एक नॉर्मल सा, जैसे हमारा पहला से कंपाउंड क्या बना है, एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रहा, C2H5 है। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने निकाल के फेंक दिया और एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो क्या क्या बचेगा? C2H5, H5 था, एक वैलेंसी हमने इसकी निकाल दी तो H4 आ गया। और एक हाइड्रोजन निकाला, एक, अब कार्बन को कितना चाहिए? बेसिकली 4 चाहिए रहता है, अभी एक और चाहिए, तो हम एक हाइड्रोजन निकाले तो एक वैलेंसी वाला कोई एटम ढूंढ के ले आए, तो यहां पे हमने क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर आप सिंपल सा देखो, टू रिमूवल ऑफ एनी हाइड्रोजन, या फिर ये कह सकते हो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ एनी एलिमेंट। ठीक है, किसी एलिमेंट की जगह को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन की जगह पे, किसी एलिमेंट को हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन। नॉर्मल सा देखो, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट। जैसे एक नॉर्मल सा देखो, यहां पे था क्या है? CH4 है, मेथेन है, प्लस क्लोरीन, रिएक्ट करा दिया तो क्या बनाया? एक हाइड्रोजन इसने निकाल दिया है, तो C एक ही रहेगा, हाइड्रोजन 3 गो हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल के हमने क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन ऐड कर दिया। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ यूं होगा, जैसे एक नॉर्मल सा है,
ऐसा एक कार्बन था, इधर एक हाइड्रोजन ऐड है, एक इधर हाइड्रोजन ऐड है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड है, एक हाइड्रोजन इधर ऐड है। ये तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्डिंग चाहिए रहता है और कार्बन को 4 चाहिए रहता है, तो चारों तरफ से ये कंप्लीटली फिल्ड है। बट हमने क्या किया, हमने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो एक हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, देखो एक कार्बन यहां पे था, एक हाइड्रोजन यहां पे रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन रहेगा, यहां पे हाइड्रोजन रहेगा, बट ये वाले हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये क्लोरीन आ जाएगा। अब यहां पे बोलेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट देनी जरूरी रहेगी, ठीक है। यहां पे देखो इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया, साथ में एक क्लोरीन बचेगा, वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, प्लस HCl। तो सिंपल सा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एलिमेंट दैट इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे यहां पे देख लो, यहां पे एक मीथेन था, क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया, CH3Cl बनाया प्लस HCl, ठीक है। सनलाइट इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड, जैसे कौन कौन सा, एक हो जाता है एथेनॉल। एथेनॉल मतलब जो हम डेली, हम लोग तो नहीं, जो ठेके वाले लोग रहते हैं वो लोग यूज करते हैं, उनके लिए एथेनॉल, एथेनॉल यूं कह लो एल्कोहल, एल्कोहल ही एथेनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, एक है हमारा एथेनोइक एसिड। तो इसमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दो कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो थोड़ा इनके बारे में स्टडी करना जरूरी हो जाता है और इसीलिए चैप्टर में दिया भी गया। देन आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एथेनॉल। एथेनॉल है, एथेनॉल ही एल्कोहल है, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। एथेनॉल इज एल्कोहल। इसकी अगर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे तो सिंपल सा है, जब भी हम इसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम के साथ, तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट बहुत तेजी से करता है और क्या बना लेता है हमारा, ये बना लेता है सोडियम एथॉक्साइड। ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और बहुत स्मूथली रिएक्ट करता है। देखो सोडियम रिएक्ट स्पीडली विथ एथेनॉल टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड along with the evolution of hydrogen gas। 1 से 2 नंबर में ये आता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस क्या होता है, इसको हीट करना या थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देना। देखो एथेनॉल ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन मींस होता है किसी चीज को हीट करना, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना। तो जब भी हम एथेनॉल को या एल्कोहल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बना देता है, ये एथीन बनाएगा, सॉरी एथीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एथीन। एथीन मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस पानी। जैसे देखो जब भी अगर हम लोग हाइड्रेशन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल या एथेनॉल, एल्कोहल या फिर एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, ये हो गया। करेंगे तो सबसे पहले क्या है हमारा, एथेनॉल का क्या है, C2H5OH, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, H2SO4 की, H2SO4। टेंपरेचर कितना रख रहे हैं, 170 डिग्री। क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो यहां का ऑक्सीजन था वो इसके साथ अपना निकल के क्या बना लेगा, पानी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा कौन सा कंपाउंड बना, एथीन, एथीन। तो अगर ये प्रोसेस कभी ये रिएक्शन आती है कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। क्या है इसमें, क्या होता है, C2H5 एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, याद करते चलो मेरे साथ। कुछ लोग बोलते हैं याद नहीं होता, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, वो 2 से 3 बार एक ही पेज को पढ़ें। मैं इसका वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, देख लीजिएगा एग्जाम वाले चैनल पे, ठीक है, कि कैसे याद कर सकते हो। मैंने यही ट्रिक अप्लाई करके बहुत अच्छा याद करने का कंक्लूजन निकाल लिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी एथेनॉल को हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमको एथीन मिलेगा प्लस पानी मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। अब इसमें एक टर्म होता है हमारा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मींस होता है द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। अगर एस्टरिफिक, देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया एथेनॉल, अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एथेनोइक एसिड की। और एथेनोइक एसिड में एक वर्ड होता है हमारा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ये प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड,
ठीक है, जैसे ही हमने इथेनॉल को लिया, साथ में एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमको क्या मिल गया, ईस्टर मिल गया, साथ में पानी मिल गया। और ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं, लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड रहेगा H2SO4 बट उतना नहीं रहेगा। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि यहां पे लिटिल है तो पानी मिलेगा, नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक H2SO4 है तो पानी नहीं मिलेगा, बट इसीलिए यहां पे यूज करते हैं वर्ड लिटिल कंसंट्रेटेड, हल्का कंसंट्रेटेड है जिस वजह से पानी भी मिलेगा। नहीं कुछ लोगों का डाउट ऐसे रहता है कि अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिए तब वो वाटर नहीं फॉर्म करेगा क्योंकि वाटर को वो बर्न आउट कर देगा, बट यहाँ पे लिटिल कंसंट्रेटेड है तो पानी वाटर भी फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसमें का एक प्रोसेस और होता है कि जो हमारा ईस्टर है अगर उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें तो फिर से हमारा जो रिएक्शन है वो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, हमको एथेनॉल मिल जाएगा प्लस में सोडियम का सॉल्ट मिल जाएगा। सब जैसे हमारा सबसे पहले ईस्टर मिला CH3COO C2H5, ठीक है, प्लस H2O। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे, देखो अगर हम एथेनॉल से ईस्टर बना रहे हैं C2H5OH प्लस किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। जब इसको हमने रिएक्ट करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या फॉर्म होगा, CH3C2H5, यही फॉर्म होगा ना। साथ में हमको क्या मिल गया, पानी मिल गया। अब यहां पे लिटिल कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, बट जो हमको यहां पे ईस्टर मिला है, अगर हम इस ईस्टर की रिएक्शन CH3COOC2H5 कि अगर हम रिएक्शन फिर से करा देंगे किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो हमको फिर से क्या मिल जाएगा, एथेनॉल मिल जाएगा, साथ में हमको सोडियम का सॉल्ट मिल जाएगा C2H5OH प्लस CH3COONA, ये मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा ईस्टरिफिकेशन हो गया। अब आई होप आपको समझ आया होगा ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ईस्टर विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। और हम जब ईस्टर, हमारा जो ईस्टर मिलता है, अगर हम ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो वो फिर से हमारा क्या दे देगा, एथेनॉल दे देगा, साथ में हमको सोडियम का सॉल्ट दे देगा। देखो, the ester on treating with a base such as sodium hydroxide is converted back to alcohol and sodium salt, ये sodium salt that is CH3COONA of carboxylic acid, this reaction is known as a samponification। कभी अगर आता है, write down the definition of samponification and also give the reaction, देन आपको पूरा का पूरा ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि इफ वी रिएक्ट ईस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म्ड सोडियम साल्ट प्लस एथेनॉल, दिस इज नोन एज अ सैंपनिफिकेशन एंड इसका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5 प्लस NOH। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है भैया, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर हम लोग खत्म करने के उस पे आ चुके हैं। अब फिर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा एसिटिक एसिड है, जब हम लोग एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एथनोइक एसिड रिएक्ट विथ अ बेस सच एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। जब भी हमारा एसिटिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, साथ में जो कि उसका एक नमक सोडियम सॉल्ट का फॉर्म है, साथ में हमारा पानी बना देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हम अगर कार्बोनेट, इट मींस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे Na2CO3 एंड NaHCO3 के साथ, तो हमारा क्या होगा, तो सिंपल सा है, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नया नहीं फॉर्म होगा, सिंपल से, जैसे हमारा एसिटिक एसिड है उसको हमने किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या क्या बनेगा, पहला तो हमारा बन जाएगा सोडियम एसीटेट CH3COONA, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में पानी। दोनों कंडीशन में यही रहेगा, चाहे सोडियम, चाहे हम लोग कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, चाहे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं, या फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं,
हमको क्या मिलेगा इधर, इधर हमको सिर्फ मिलेगा CH3COONA जो कि है सोडियम एसीटेट, जिसे हम सोडियम का सॉल्ट बोलते हैं, प्लस में H2O, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। हमको दोनों भी यही मिलेगा। जब भी हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, CH3COOH के साथ। और अगर यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करा देंगे, ठीक है, बाइकार्बोनेट बाई NaHCO3 के साथ रिएक्ट करा देंगे। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, सेम चीज मिलेगी। सेम चीज इन द सेंस आपको सोडियम एसीटेट मिल जाएगा और उसी के साथ आपको पानी भी मिल जाएगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको कुछ इसमें कुछ है नहीं, बस इतना देख लो कि रिएक्शन के साथ बेस का जब कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एथनोइक एसिड का, तो हमारा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। बट अगर कार्बोनेट के साथ है तो एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो कार्बोनेट में रहेगा चाहे बाइकार्बोनेट में रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है सॉप एंड डिटर्जेंट्स। क्या क्या, सॉप एंड डिटर्जेंट्स नॉर्मल से पढ़ लो, इतना खास कुछ ये नहीं रहता। सॉप बेसिक इतना पता ही होता है। देखो, सॉप are cleaning agent capable of reacting with water and disloading the unwanted particles from cloth or skin। सिंपल सा जो हमारी सॉप रहती हैं या डिटर्जेंट रहते हैं, इनका मेन यूज क्या रहता है, कपड़े धुलना। बॉडी को हम लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे जो वेस्ट वो है, धूल लगी है, डस्ट है, उसको रिमूव हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैसे रहते हैं, जो सॉप के हमारे एटम रहते हैं सोडियम और पोटेशियम साल्ट के, वो कैसे रहते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट के एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉप मॉलिक्यूल हैज अ टैडपोल शेप्ड स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टैडपोल का होता है। नेक्स्ट आ जाता है एट वन एंड लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोकार्बन चेन विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑयल। और ये कैसी रहती है, इनसोल्यूबल रहते हैं वाटर में, सोल्यूबल रहते हैं ऑयल में। नेक्स्ट आ जाता है एट द अदर एंड शॉर्ट पोलर एंड ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल देयर इज अ कार्बोक्सिलेट आयन विच इज हाइड्रोफिलिक दैट इज वाटर सोल्यूबल बट इनसोल्यूबल इन ऑयल। सेम रहता है कि ये कैसा रहता है, वाटर में सोल्यूबल रहता है बट इनसोल्यूबल रहता है हमारा ऑयल में। कार्बोक्सिलेट आयन जहां पे आ जाते हैं। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज, अब फिर उसी की कुछ प्रॉपर्टियां और हैं, जैसे द लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ सॉप ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स एंड सराउंडेड द डर्ट एंड एब्जॉर्ब्स द डस्ट इन इट। जो वही है, नॉन पोलर हैं तो वो डस्ट को ऑब्जर्व करते हैं और उनको करते हैं। ये कुछ हो जाते हैं फीचर्स, इनको आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। द शॉर्ट पोलर एंड विद द कार्बोक्सिलेट आयन, ये बेसिक हमारे फीचर्स हो जाते हैं जो हमारे सॉप एंड डिटर्जेंट के पॉइंट हो जाते हैं। ये कुछ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर। यहीं से चैप्टर हमारा क्लियर होता है। अगर फिर भी कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर देना और उसका मैं एक प्यारा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। एंड हाँ, IUPAC का मैं भी एक वीडियो और डालूंगा, क्योंकि IUPAC मैंने थोड़ा सा इसमें कराया, क्योंकि इसमें अगर कराता तो क्लास बहुत बड़ा हो जाता। मैं एक नॉर्मल सा 10 से 15 मिनट का प्रॉपर IUPAC का वीडियो डालूंगा, आप लोग वो देख लेना, आपका पूरा का पूरा IUPAC क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।